नमस्कार। एसएमई एक्सप्रेस के इस एडिशन में हम फोकस करेंगे टेक्सटाइल और लेदर फुटवेयर सेगमेंट पर। इसमें बड़ी संख्या में एमएसएमईज मौजूद हैं और ये लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज हैं। इस स्पेस में मौजूदा ट्रेंड्स, चुनौतियों और नए दौर की स्ट्रैटेजीज पर हम फोकस करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं राजा एम शनमुगम, पास्ट प्रेसिडेंट तिरुपुर एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन, नॉन ऑफिशियल मेंबर बोर्ड ऑफ ट्रेड। साथ ही मौजूद हैं पूरन डावर, चेयरमैन एफमेक। आप दोनों का शुक्रिया, थैंक यू। शुरुआत मिस्टर शनमुगम से। शनमुगम साहब, आप मौजूदा ग्लोबल अनसर्टेनिटीज के एक्सपोर्ट्स पर इंपैक्ट को कैसे एनालाइज कर रहे हैं? इस चैलेंजिंग सिनेरियो का ऑर्डर्स पर कैसा असर देखा जा रहा है? For the last 1.5 years, we are put into uncertainties all across the globe because one end we are facing a recession, economic recession. The other end we are facing the war threat, which is going on till now between Russia and Ukraine, because it tells upon the appetite of the garment purchase itself in those markets, which are supposed to be the promising markets for the garment industries. So Tirupur has been put into lurch for orders for all these months, because this is in my lifetime of 40 years of business experience. I never came across this kind of a prolonged situation, dull situation, and which has shaken the roots of the industries and entities all across the cluster. And I believe that it is happening all across the country. So this is the present situation what we are put into. शनमुगम साहब, इंडिया कनाडा के बीच टेंशन्स का ट्रेड पर कैसा असर पड़ने की संभावना है? So from Tirupur, we have 5 to 6% of Tirupur trade to Canada is happening on the whole. For Tirupur cluster, I could talk, but all over India, we would be having around 8 to 10% of total exports, garment exports from our country to Canada. So that would get disturbed if this gets continued, if it is not resolved at the earliest. So this is also, it's an unwanted tension got created just for politicking or something like that, which need to be avoided in the larger interest of the global economy. डावर साहब, हाल ही में आगरा की फुटवेयर इंडस्ट्री को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन या यूं कहें जीआई टैग ग्रांट किया गया है। इसका कितना फायदा होगा मैन्युफैक्चरर्स, ट्रेडर्स और एक्सपोर्टर्स को? देखिए, किसी भी चीज की पहचान बनती है अगर जीआई टैग जो मिला है उससे। आगरा की जो पहचान अभी तक एक जूता क्लस्टर के रूप में थी, अब ये विश्व प्रसिद्ध जूता क्लस्टर होगा, क्योंकि आगरा से इसकी शुरुआत हुई। एक लंबा 350-400 साल का इतिहास है कि किस तरह से चमड़े का शोधन यहाँ शुरू हुआ। चमड़े के शोधन के बाद में चमड़े के जूते यहाँ बनना शुरू हुए। ये पहले चमड़ा जो है मशक के रूप में प्रयोग होता था, उसके बाद में ये जूतों में प्रयोग में लाया गया। बताया जाता है कि अकबर की आर्मी के लिए भी जो जूता बना वो आगरा से ही बना। और आगरा की यूएसपी जो है, यहाँ की एक ट्रेडिशनल वर्कफोर्स, एक लंबे समय से, उस समय से जो वर्कफोर्स चली आ रही है, और इंडिया में, भारत में कहीं भी जूता बनता है तो वर्कफोर्स, टेक्निकल वर्कफोर्स प्रारंभिक दौर पर आगरा से ही जाती है। तो निश्चित रूप से जहाँ से ओरिजिन हो, जैसे दार्जिलिंग की चाय, उसी तरह से आगरा का जूता, तो निश्चित रूप से मार्केटिंग का एक बड़ा टूल और एक पूरे वर्ल्ड में एक मैसेज देने वाला है कि लेदर फुटवियर की शुरुआत कहाँ से हुई। इसका निश्चित रूप से न कि यहाँ के आर्टिजन से लेकर के और डोमेस्टिक हो या एक्सपोर्ट हो, एक बड़ा लाभ मिलने वाला है। हम इसको एक बड़े मार्केटिंग टूल के रूप में प्रयोग करने वाले हैं। डावर साहब, क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर पर क्या लेटेस्ट है? इंडस्ट्री से कैसा फीडबैक मिल रहा है? देखिए, तो कोई भी प्रोडक्ट बिना क्वालिटी के चल नहीं सकता। ये क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर बहुत आवश्यक था दोनों इंडिया के कंज्यूमर्स में एक अपने प्रोडक्ट की तरफ कॉन्फिडेंस क्रिएट करना। अभी तक जो हमारा एक बना हुआ है, परसेप्शन बना हुआ है, जो विदेशों के बने हुए जूते हैं वही अच्छे होते हैं। एक क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर सरकार ने जारी किया है। इससे निश्चित रूप से एक क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट तो होगा ही होगा, और साथ में अपने कंज्यूमर्स पर कहीं ना कहीं विश्वास बढ़ेगा।
और साथ में ये जो सस्ता जूता एंटी डंपिंग जो हुआ करता था, चाइना से सस्ता जूता आकर के डंप किया जाता था, वो अब सस्ता जूता डंप नहीं हो सकेगा। उनको भी इस क्वालिटी कंट्रोल मेजर से गुजरना होगा और ये BIS का उनको भी लाइसेंस लेना होगा। कोई भी प्रोडक्ट इंफीरियर वहां से नहीं आ सकेगा। ये कहीं ना कहीं इंपोर्ट को रोकने के लिए भी नॉन टैरिफ बैरियर है और ये हर तरह से गेम चेंजर होने वाला है भारत की अपने जूतों की क्वालिटी के लिए और एक वर्ल्ड में विश्वास जगाने के लिए कि भारत के अपने स्टैंडर्ड हैं, अपने स्टैंडर्ड्स पर काम करता है और क्वालिटी प्रोडक्ट बनाने की ओर आगे बढ़ रहा है। जो वर्ल्ड एक ग्लोबल फैक्ट्री के रूप में इंडिया को देख रहा है, मुझे लगता है कि विश्वास जगाना बहुत जरूरी था और QCOs जो आए हैं ये गेम चेंजर हो। षणमुगम साहब, टेक्निकल टेक्सटाइल स्पेस में काफी अपॉर्चुनिटीज हैं। इसके लिए MSMEs को कैसे आगे बढ़ना होगा, कैसी स्ट्रैटेजीज अपनानी होंगी? Sir, regarding the technical textile, which is a very new arena for most of the MSMEs of this segment, repeatedly we are keeping on advocating to all the MSMEs to get into this arena, which has wider prospects nationally as well as globally, for which there need to be a concentrated approach that need to be generated by the individual entities. And with the support of the technical textiles board, whatever the financial supports, incentive supports, those packages also need to be well utilized to diversify the product range from the conventional to non-conventional arena by making use of these support bases. And we have to get prepared because otherwise the conventional products are facing a lot many difficulties because of the uncertainties what has erupted in the recent past, and till now it is ruling over us. But this products of the technical textiles, which would become a necessity for the mankind on very many arenas as a functional garments or the workwear, something like that. So all these things, we have enormous scope to develop, and we can ensure our sustainability on those grounds very much. This is my advocacy to all MSMEs because they have to apportion their time and energy and resource of certain percentage. For example, every year they have to create a base of 5% or 2% or 2 to 5% of their profit need to be allocated to this small R&D within their premises to make use of this diversifying, make use of that to diversify their product range, what they handle so far and what they have to handle for the future. डावर साहब, नॉन लेदर स्पेस में भी काफी पोटेंशियल है। इस मोर्चे पर आप MSMEs को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वर्ल्ड ओवर 90% मार्केट जो है नॉन लेदर फुटवियर की है। लेदर फुटवियर एक सीमित मात्रा में भी उपलब्ध है और ये कॉर्पोरेट टाइप इंडस्ट्री है भी नहीं और ओनर ड्रिवन इंडस्ट्री। तो कहीं ना कहीं जो 90% मार्केट हम छोड़े हुए हैं, हमारे पास मात्र 3% शेयर है वर्ल्ड मार्केट में। वो इसलिए कि हमारे पास सीमित प्रोडक्ट्स हैं, ओनली लेदर प्रोडक्ट्स हैं। जब तक हम नॉन लेदर में नहीं जाएंगे, नॉन लेदर में अपने पैर नहीं पसारेंगे, तब तक हमारा शेयर वर्ल्ड मार्केट में बढ़ नहीं सकता और इंडस्ट्री बढ़ नहीं सकती। नए नए प्रोडक्ट हमको अपनी बास्केट में डालने होंगे और जिसमें विशेष तौर पर जो नॉन लेदर के जो स्पोर्ट्स फुटवियर है, स्नीकर्स हैं, जो सवेरे वॉकिंग शूज हैं, एथलेदर शूज हैं, ये इनकी तरफ हमको निश्चित रूप से फोकस करना होगा। एक बहादुरगढ़ के रूप में एक बहुत बड़ा क्लस्टर ये नॉन लेदर फुटवियर का इंडिया में बना है। ऐसे बहुत सारे और क्लस्टर्स की आवश्यकता है। षणमुगम साहब, जीरो लिक्विड डिस्चार्ज के बारे में बता सकें, साथ ही जीरो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर भी तिरुपुर में कैसे काम हो रहा है? So as already it has been well explained in my previous conversations that Tirupur has got evolved itself on zero liquid discharge practice and got established well, and now we are
collectively working towards achieving the zero waste discharge, solid discharge also, because the ZLD has been almost achieved, and now we are working to achieve that ZSW also, that is zero solid waste management. So this program is also on the ground, on the workings, and we have to bring out the fruitful results. Once it has been achieved, it would be demonstrated, and then it would be adapted swiftly by the entire cluster at once. And that would be the good message from our side to the nation as well as to the globe. डॉक्टर साहब, फुटवेयर लेदर गुड्स को लेकर पीएलआई स्कीम पर क्या लेटेस्ट है? पीएलआई स्कीम पर लगातार सरकार मनन कर रही है कि शुरुआत में इसको फुटवेयर को इसलिए नहीं डाला गया था क्योंकि लेस कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है, लेकिन अभी जो संभावनाएं देख रहे हैं स्पोर्ट्स शूज के क्षेत्र में देख रहे हैं या ये परफॉर्मेंस शूज के क्षेत्र में जो संभावनाएं दिखाई दे रही हैं, और जिस तरह से वर्ल्ड एक ग्लोबल मार्केट के रूप में ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में इंडिया को देख रहा है, मुझे लगता है कि फुटवेयर सेक्टर में भी, और खास तौर से फुटवेयर में जो कंपोनेंट लगते हैं, बहुत सारे कंपोनेंट्स, एक तरह से एक जूते में कम से कम 50 तरह के अलग अलग कंपोनेंट लगते हैं। फुटवेयर के साथ में कंपोनेंट इंडस्ट्री में पीएलआई स्कीम का आना बहुत आवश्यक है, और इस पर लगातार सरकार ने अपने फीडबैक्स लिए हैं, इनपुट्स लिए हैं इंडस्ट्री से, और इंडस्ट्री से टच में मुझे लगता है कि जल्दी पीएलआई फुटवेयर और फुटवेयर कंपोनेंट्स पर आएगी। डॉक्टर साहब, आप ODOP 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के जरिए ग्रोथ के मौकों को कैसे देख रहे हैं? कोई सुझाव इंडस्ट्री का इस और? देखिए, ये बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, और क्लस्टर्स लंबे समय तक जिंदा रहें, उसके लिए एक बहुत अनूठी योजना है। और मुझे लगता है कि सरकार को इसके लिए कुछ पर्टिकुलरली एक बजट्स बनाने पड़ेंगे, एक स्कीम बनानी पड़ेगी, किस तरह से वहाँ के आर्टिजन्स का अपग्रेडेशन हो, और किस तरह से ये 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट उस क्लस्टर को एक अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज सेक्टर में कैसे लाया जाए। षणमुगम साहब, तो जैसे आप मेंशन कर रहे थे मौजूदा चैलेंजेस के बारे में, ऐसे में इंडस्ट्री किस तरह के पॉलिसी सपोर्ट की उम्मीद कर रही है? Yes, actually, the policy front we are anticipating and expecting from the central government that this is an untoward situation is being faced or thrusted onto this industrial cluster or onto the industrial streams, I would say, because the Ukraine, as I told, that the Ukraine war as well as the global recession has brought the industries into greater trouble. So here, actually, the handholding support from the government of India is very much required. What our general request is that they have to tweak the policy to infuse additional 20% under the ECLGS scheme. So that is very much required for this industry, because this is a labor-intensive industry. And furthermore to that the finance ministry need to announce through RBI, or need to instruct the RBI to announce a moratorium to the extent of 6 months, because this prolonged war and prolonged this lull period is very new to Indian industrial spectrum altogether, and this industry being infested by more MSMEs, micro and small industries, particularly more in number, need this handholding support at this juncture. So the policy makers need to tweak accordingly and swiftly act upon and bring this change in the policies, and the handholding support need to be extended immediately to make sure that no single MSME is getting perished because of this uncertainties. So this is my humble request on behalf of the entire cluster and on behalf of the entire MSMEs of this इंडस्ट्रियल स्पेक्ट्रम। फिलहाल वक्त ब्रेक का है, हम जल्द लौटते हैं। आप देख रहे हैं एसएमई एक्सप्रेस।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं एसएमई एक्सप्रेस। आज हम टेक्सटाइल और लेदर फुटवेयर सेगमेंट पर फोकस कर रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। डावर साहब, लेदर इंडस्ट्री काफी लेबर इंटेंसिव है और इसमें सदर्न इंडिया में वर्कफोर्स में बड़ी संख्या में महिलाएं भी हैं। आपके रीजन में इस पहलू पर कैसे काम हो रहा है? देखिए, जहां तक महिला वर्कफोर्स की बात है कि हमारे सदर्न पार्ट में, दक्षिण भारत में जितनी जूता उद्योग की इकाइयां हैं उसमें लगभग 80 से 85% महिलाएं काम करती हैं। उत्तर भारत में ये प्रथा नहीं बनी हुई है और अभी महिलाओं की संख्या बहुत कम है। सरकार को और उद्यमियों को मिलकर के ये प्रयास करना है और सरकार को उसमें कहीं ना कहीं सपोर्ट करना है कि महिला उद्यमियों का प्रशिक्षण लगातार हो और वो लाइन और पर्टिकुलरली एक फ्लोर सारी महिलाएं ही चलाएं, जिससे उनमें विश्वास जगेगा। महिलाओं की जब संख्या ज्यादा होगी तो उनमें निश्चित रूप से विश्वास जगेगा। और ये बहुत, इसमें कोई बोझ वाला काम नहीं है, इसमें सिर्फ स्किल का काम है और स्टिचिंग का काम है या कटिंग का काम है। ये हमारे यहाँ हाउस होल्ड महिलाओं में पहले से ही होता है। सिर्फ उनको एक स्किल करने की जरूरत है, एक एटमॉस्फेयर देने की जरूरत है, कुछ इंसेंटिवाइज करने की जरूरत है। फाइनली षणमुगम साहब, ये बता सकें, चाइना के साथ साथ बांग्लादेश और वियतनाम से जो कंपटीशन है उसे आप कैसे एनालाइज कर रहे हैं? So of course, we are big competitors apart from China are Bangladesh and Vietnam. So, but Bangladesh, what we are facing is that Indian government is approaching a neighborhood policy. But the thing is that because of that, a lot of textile products is being imported on zero duty basis, which tells upon directly on the domestic industries very badly, because the Bangladeshis do have a lot of other advantages. That is that their entire government machinery is supporting the survival of this industry, because this industry earns for the nation to the tune of 80 to 85% of forex earning. So thereby the entire government machinery is attending on the well-being of this industry in Bangladesh. But in India, it is not so. So here actually Indian government also need to handhold. It's no doubt that we have to have a friendly brotherhood policy in place. But at the same time, we have to take the interest of our industries, domestic industries, is not getting affected because of that. And regarding the Vietnam, of course, they are again a major challenger to our industry in the global arena. There also the adaptation to the modern technologies are very speed compared to Indian industry entrepreneurs. So I wish that Indian entrepreneurs have to gear up to catch up to the speed of adaptation on the technology front and get ready to face the global challenges in a collective manner and in an effective manner. So that is my request. एसएमई एक्सप्रेस में अभी के लिए इतना ही। हमें ज्वाइन करने के लिए राजा एम षणमुगम, पास्ट प्रेसिडेंट तिरुपुर एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन, नॉन ऑफिशियल मेंबर बोर्ड ऑफ ट्रेड, और पूरन डावर चेयरमैन एफमेक, आप दोनों का शुक्रिया, थैंक यू। अगले एडिशन में हम मुलाकात करेंगे एक नई थीम के साथ। फिलहाल नमस्कार।